कोलकाता के मिस के केस को देखने के बाद मैं ये वीडियो बनाने ही वाला था, लेकिन इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग के दौरान मेरे मन में कुछ सवाल उठे और इन सवालों के कुछ जवाब मुझे मिल चुके हैं, लेकिन कुछ के जवाब मुझे अभी भी नहीं मिले। और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग भी इन क्वेश्चंस के ऊपर एक डिस्कशन करें, क्योंकि जब तक इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा तब तक हम इन घिनौने क्राइम्स का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेरी विनती है आपसे कि आप वीडियो को एंड तक देखें और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, और इन क्वेश्चंस को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं इससे पहले ही बता दूं, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखना है मिस के केस का, तो रॉन्ग्ड करके एक चैनल है जिसके थंबनेल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इस वीडियो को देखकर फुल केस की डिटेल जान सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही उठता है कि रेप केसेस का रूट कॉज क्या है, मतलब कि मेन वजह क्या है, जड़ क्या है। रेप केस के रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स का एक रिजल्ट है। ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, पेट्रियार्की, जहां मर्दों को पावर और डोमिनेंस के लिए एनकरेज किया जाता है, और जेंडर इनइक्वालिटी, जहां औरतों को इंफीरियर समझा जाता है, यानी कि कमतर समझा जाता है। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया पेट्रियार्कल सोसाइटी का। ये सब चीजें मिलकर रेप कल्चर का एक रूट कॉज बनती है, क्योंकि मिस के केस में भी बहुत सारे खुलासे आए दिन हो रहे हैं और नई नई चीजें पता चल रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये क्राइम पावर डायनेमिक्स का नतीजा था, क्योंकि संजय रॉय के बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि उसे कोई भी गिल्ट नहीं है इवन आफ्टर कमिटिंग दिस हॉरिफिक क्राइम। इस सवाल पे आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हो सकता है कि आप में से कईयों के मन में आया हो और मेरे भी मन में आया था कि क्या इंटरनेट रेप कल्चर को प्रमोट करता है या इंटरनेट की वजह से रेप कल्चर आया है। देखो, मैं इंटरनेट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसी की वजह से आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो। और ऑफ कोर्स इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का तरीका ही बदल दिया है, लेकिन इसका डार्क साइड भी है। और हर चीज की तरह जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, इंटरनेट का डार्क साइड साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हरासमेंट जैसे क्राइम्स इंटरनेट पे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मिस के केस को अगर हम इससे रिलेट करें तो भी संजय रॉय, जो कि अभी अरेस्ट हुए हैं मिस के रेप और मर्डर के लिए, पुलिस के स्टेटमेंट में पता चला है कि उनके फोन में भी बहुत ही हॉरिफिक और ट्रॉमेटिक वीडियोस मिली है। अब ये वीडियोस उनके फोन में कहां से आई? ऑब्वियसली पोर्न साइट से। और पोर्न साइट्स कहां पर चलती है? इंटरनेट पर। और अगर हम किसी एक स्टडी को देखें तो इंटरनेट पर 95 से ज्यादा परसेंटेज साइट्स का है। एंड मैंने भी ये कहीं सुना था कि कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल लीप होती है या कोई भी न्यू इन्वेंशन होती है जैसे कि AI, तो वो सबसे पहले इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आने से पहले पोर्न नहीं एग्जिस्ट करता था। इंटरनेट से पहले भी पोर्न एग्जिस्ट करता था, CDs और DVDs के फॉर्म में। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी हम इंटरनेट को सही और गलत इस्तेमाल में फर्क हमें पता होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या रेप केसेस इंटरनेट के आने के बाद से ही हुए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इंटरनेट के आने से पहले भी रेप्स होते थे, लेकिन उनका रिपोर्ट होना थोड़ा मुश्किल था। आज से पहले तो और ज्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी थी हमारी, और औरतों के लिए आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए बहुत सारे केसेस चुपचाप दबा दिए जाते थे। लेकिन आज के डिजिटल एज में हम लोग ये मान सकते हैं कि मिस के केस को भी इंटरनेट की ही वजह से इतना कवरेज मिला और इतने लोगों को इस बारे में पता चला। और अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे इतना कवर नहीं करती। और इससे यह साबित होता है कि क्राइम्स इंटरनेट के आने से पहले भी होते थे, और सेक्सुअल वायलेंस एक पुरानी समस्या है जो इंटरनेट के आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अब इन सब चीजों का सर्कल बनाकर हमने ये चीज तो जान ली है कि रेप होते क्यों हैं, क्या रेप इंटरनेट की वजह से होते हैं, क्या इंडस्ट्री का इसमें कोई हाथ है। लेकिन इन सब मुद्दों में एक और मुद्दा निकल कर आता है, फेक रेप केसेस का। अब ये बात मैं जानता हूँ कि 99.9% केसेस औरतों के रेप केसेस के होते हैं, और 0.01% हो सकता है कि दूसरे जेंडर का हो। और अगर हम वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाते हैं तो फेक रेप केसेस को कैसा रोका जाए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फेक रेप केसेस अक्यूज्ड का नहीं बल्कि विक्टिम का भी बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि उनके लिए जस्टिस मिलना और मुश्किल हो जाता है। अब हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि कई बार फेक रेप केसेस औरतों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसे हम जनरलाइज करके नहीं देख सकते, क्योंकि 99.9% केसेस रियल होते हैं, और ऐसा बहुत रेयरली चांस होता है कि फेक कोई रेप केस करे। और रियल और फेक के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जमीन और आसमान का फर्क है।
जो इंसान अक्यूज्ड होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, गंदी नजरों से देखा जाता है और भी बहुत सारी चीजें। और ये भी देश का एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने सोच लिया और ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे सामने आए, लेकिन इन सब क्वेश्चंस का एक तत्काल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस तो हम जानते हैं जैसे कि सेक्स एजुकेशन, लेकिन इन सब क्राइम्स का कोई रैपिड सोल्यूशन भी है? मेरे हिसाब से इन सब चीजों के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम्स रखना चाहिए जो इमरजेंसी के टाइम पे इंटरवीन कर सके, और लीगल रिफॉर्म जिससे जस्टिस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पीड अप हो सके और कुछ सोल्यूशन निकल सकते हैं। और हमारे जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन पे भी इतना ओवरलोड है, इतना ओवरवर्कड है, क्योंकि वो लोग बहुत ही अंडरस्टाफ्ड हैं। अगर आपको हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर केस स्टडी देखना है कि क्यों हमारे यहाँ इतने केसेस पेंडिंग है, तो आप ओपन लेटर का एक ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें उनने अच्छे से समझाया है कि क्यों हमारे केसेस इतने सारे पेंडिंग है। और आज यानी कि 21 अगस्त 2024 को 1992 के गैंग रेप अजमेर में जो हुआ था उसका रिजल्ट आज आया है और उन 6 कल्प्रिट्स को अब उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। तो इतना टाइम क्यों लग गया वो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके मन में रह गया होगा कि क्या हम पोर्न को इंटरनेट से कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि पोर्न एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में तो कुछ भी नहीं ऐड कर रही है, तो क्यों ना हम इसे रिमूव ही कर दें, जिससे कि आने वाले क्राइम्स जो हैं वो बंद ही हो जाएं या खत्म हो जाएं। देखिए, पोर्न का इम्पैक्ट सोसाइटी पर कंट्रोवर्शियल है। बहुत से लोग मानते हैं कि पोर्न अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है और मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को प्रमोट करता है, जो रेप कल्चर को इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। और मिस के केस में भी हम देख चुके हैं कि संजय रॉय के फोन में भी पोर्न वीडियोस मिली थी। तो क्या पोर्न का इनडायरेक्टली लिंक है रेप से? और इसमें से ही एक सवाल और निकल के आता है कि क्यों ना सारी कंट्रीज मिलकर पोर्न को कम्प्लीटली बैन कर देती हैं, क्योंकि इससे ही तो रेप कल्चर को इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन और प्रमोट किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो पोर्न साइट्स को चला रही है उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। देखिए, इंडिया में तो पोर्न बैन ही है, लेकिन फिर भी कई लोग एक्सेस कर पाते हैं VPN की मदद से। लेकिन को इंटरनेट से कम्प्लीटली रिमूव करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू है जिसमें सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इश्यूज आ जाते हैं। मिस जैसे केसेस को हमें रोकने के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए एजुकेशन पर, अवेयरनेस पर और एथिकल इंटरनेट यूजेज पर, और ना सिर्फ सेंसरशिप पर। लेकिन ये सारी चीजें ऑन पेपर ही नजर आती हैं, प्रैक्टिकली इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी चेंज करना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड अवेयरनेस फैलाना भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और एथिकल इंटरनेट यूजेज तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है कि जो चीज उसे ना करने दी जाए वो और ज्यादा करता है। इस चीज पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतने सारे रेप केसेस निकल के आते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। साउथ अफ्रीका भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ही बहुत ज्यादा रेप केसेस होते हैं, और इससे पता चलता है कि सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर इतने सारे रेप केसेस होते हैं। और इसी को देखते हुए पता चलता है कि रेप कल्चर सिर्फ एक इंडिया का इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल इशू है, और इसे हमें जड़ से मिटाना बहुत जरूरी है। और भले ही कोई भी सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो, लेकिन वो एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, भले ही हमें कितना ही टाइम लगे। अब ऐसा लग रहा है कि हम कलयुग के और करीब आते जा रहे हैं। अब इसी को देखते हुए लगता है कि क्या इतना बुरा है कलयुग?